हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं बेटा? अभी तक हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमने पिछली क्लास में ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में, के इयोसिनोफिल के बारे में, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के बारे में, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में, फाइब्रिन के बारे में बात किया हमने। ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है इसको भी समझा हमने। तो एनसीईआरटी में जो जो दे रखा था हमने एक एक पॉइंट को हमने इसको समझते हुए हम बेटा आगे बढ़े, ठीक है ना। उम्मीद है आपने डीपीएस लगाया होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ सर ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर दिख रहा है हमको, तो लेकिन बेटा उसको कर लो, क्योंकि इसलिए कर लो उसको क्योंकि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अपना रेंज थोड़ा सा एग्जामिनर का जहां दृष्टि है, जहां एग्जामिनर का नजर है उससे थोड़ा सा बाहर देखिए, ताकि वो थोड़ा बाहर नजर करे ना तो भी हमारी सीमा के अंदर रहे वो, ठीक है। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते बेटा। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर बेटा हम बात करेंगे हमके, यानी मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हमें ये बात तो क्लियर है बेटा कि मैमल्स के अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्या डबल सर्कुलेशन होता है बेटा। डबल सर्कुलेशन बोले तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, और नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल और होता है, ब्लड होता है जो फ्लूइड होता है जिसको सर्कुलेट हो रहा होता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें याद रखना बेटा। नंबर 1, हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट होता है वेंट्रल हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है वो वेंट्रल पोजीशन में वेंट्रल हार्ट होता है हमारा, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस होती है और ये डॉर्सल सरफेस होती है। हार्ट क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में, कॉर्टा में हार्ट क्या होता है? वो वेंट्रल पोजीशन में होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर वाला, 4 कक्ष वाला हार्ट होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, और हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, इसलिए जो है वो नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल देखने मिलता है। ब्लड इज द फ्लूइड जो इसमें सर्कुलेट करता है, ठीक है, क्लियर है ना। हार्ट का यदि हम एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब देखो बेटा ये बातें एनसीईआरटी में लिखी होती है, कई बार इनको हम अवॉइड मार देते हैं। अवॉइड नहीं मारना, हमको याद रखना कि हार्ट का जो ओरिजिन है, एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन है वो, एंड हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। हो सकता है ये सीधा सीधा जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ना लिखा हो, पर यहां पर तो लिखा है ना, यहां पर लिखा है। और आपको याद रखना है कि हार्ट का जो ओरिजिन है वो किस जर्माइनल लेयर से होता है, किस जनन परत से होता है। तो हार्ट का जो ओरिजिन है, देखो 3 होती है ना बेटा जनन परत, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। तो हार्ट का ओरिजिन किससे होता है बेटा? वो मेसोडर्म से होता है, याद रखना है इसको, के मेसोडर्म डर्मल इन ओरिजिन, के ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से होता है, ठीक है। कहां होता है हार्ट? थोरेसिक कैविटी में होता है, के दोनों लंग्स के बीच में होता है बेटा। हमारे राइट लंग में जो है वो हमारा राइट लंग होता है और हमारे जो लेफ्ट लंग, तो ये लेफ्ट लंग की तरफ होता है। हमारे लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने क्या कहा आपसे कि इसमें जो है 2 लंग्स के बीच में होता है, एंड इट इज स्लाइडली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर होता है, क्या बंद मुट्ठी के समान इसका साइज होता है, क्लेंच फिश, बंद मुट्ठी के समान इसका साइज होता है। और इसके ये एक मेम्ब्रेनस डबल बाउल वाली मेम्ब्रेनस वेक से घिरा होता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, कि याद रखिए बेटा। जैसे आपको याद होगा कि हमने कहा था प्लूरल कैविटी, हमने कहा था प्लूरल मेम्ब्रेन कहा था हमने। प्लूरल मेम्ब्रेन वर्ड इस्तेमाल किया था लंग्स के लिए, कि लंग्स में जो है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में प्लूरल कैविटी थी। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर भी डबल वॉल्ड थैली होगी, पेरिकार्डियल, इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, और बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होगी। यहां पर भी पेरिकार्डियल कैविटी होगी, इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम लेयर होगी यहां पे, ठीक है, ठीक, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। तो एक मेम्ब्रेनस थैली होती है, और ये भी इसलिए कि हार्ट भी ये है क्या करता है बेटा? लगातार पंपिंग एक्टिविटी शो करता है, तो इसको रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े और ये जो है वो स्मूथली अपना काम कर सके, इसीलिए जो है वो एक कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम प्लूरल, और जैसे हम लंग्स में प्लूरल फ्लूइड बोल रहे थे, यहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो मतलब हार्ट जिस डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग के अंदर भरा होता है बेटा, उससे प्रोटेक्टेड होता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, क्लियर है ना। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बेटा, 2 ऊपर वाले 2 चैम्बर जो थोड़े छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं
एट्रियम बोलते हैं, उनको हम एट्रियम बोलते हैं, उनके लिए हम एट्रियम वर्ड यूज करते हैं, ऑरिकल वर्ड यूज करते हैं, और नीचे वाले चैम्बर के लिए हम वेंट्रिकल वर्ड का हम यूज करते हैं। तो याद रखिए, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के मतलब यह है कि जो हार्ट है उस हार्ट में हम ऐसे देखें 4 बॉक्स प्रेजेंट है, तो ऊपर वाले क्या है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के ऐसे 4 चैम्बर हमको हार्ट में देखने मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हमके। फिर थिन मस्कुलर वॉल, अब देखो बेटा, ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम। देखो अब ध्यान से बात सुनो, अब ये नाम खुद कहता है, आपको रटना नहीं है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है बेटा। देखो अब हमने क्या कहा था, हमने कहा कि ये हार्ट है, मान लिया कि ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना बेटा, ये हार्ट है। अब सुनो बात ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि एक वर्ड होता है इंटर, इंटर बोले तो दो के बीच में, दो के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, नाम है इंटर एट्रियम, 2 एट्रिया है, राइट और लेफ्ट एट्रिया है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होगा, ये वाला इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, यानी राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, ठीक है ना बेटा, है ना। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहां होगा, 2 वेंट्रिकल के बीच में होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 एट्रियम के बीच में तो इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा के। और यदि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा तो क्या कहलाएगा, उसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अब इसको रटते हैं बच्चे, क्यों रट रहे हो बेटा इसको, मत रटो ना इसको। इंटर मतलब 2 के बीच में, 2 एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। अब देखो यही तो लिखा और क्या लिखा है ना, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। किससे बना होता है ये, देखो बेटा, इंटर एट्रियल सेप्टम, अब छोटी छोटी बातें याद रखना है, भूलना के, ये इंटर एट्रियल सेप्टम मस्कुलर वॉल है, थिन मस्कुलर वॉल है, ठीक है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है ये थिक वॉल होती है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा आपसे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें बेटा नोट कर लेना, दिमाग में रखना है, इनको भूलना नहीं, है ना, एनसीईआरटी के पॉइंट है। आ रहा है ना समझ में बेटा, है ना, कोई कुछ कठिन नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने आपसे ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखो अब हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम बकायदा हम हार्ट के अंदर एक एनिमेशन देख रहे हैं, कैसे जो है वो देखो उसमें वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं आप कि आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई पड़ रहा है, आपको बाइकस्पिड वॉल्व दिखाई पड़ रहा है, आपको कस मतलब 2 हिस्से उसके, ठीक है, मिट्रल वॉल्व देख रहे हो हमने। और फिर क्या कहा हमने, नीचे हम देख ऊपर वाला जो ऊपर देख रहे हो ये वेंट्रिकल है बेटा, वेंट्रिकल में आपको बकायदा जो है दिख रहा है आपको जो है वो पैपिलरी मसल्स भी दिखाई पड़ रहे, कॉर्डी टेंडानी भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये आप देख रहे हो ट्राइकस्पिड वॉल्व देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहां पर है बेटा, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहां पर है, वो आपका लेफ्ट जो है एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। आप देख रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल आपको थोड़ी ज्यादा मोटी थिक दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, छोटी छोटी बातें एकदम ध्यान रखो आपके, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व इज एक्चुअली दी बाइकस्पिड वॉल्व, 2 कस्प होते हैं उसमें, क्या लिखा देखते हैं, ठीक। However, each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of the same side are connected। मतलब ये है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। एक साइड के दोनों सेप्टा आपस में जो है वो दोनों चैम्बर, एक साइड के दोनों चैम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब देयर इज नो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन, कोई भी संबंध नहीं होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, कोई भी वो पोर छेद नहीं होता है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कोई भी छेद नहीं होता है, लेकिन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। मतलब ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करता है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करता है। मतलब लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड का राइट साइड में जाएगा, आपस में मिक्स वो नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा है आंसर में, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a wall
फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप, 3 मस्कुलर फ्लैप से बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो प्लीज बेटा भूलना नहीं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, एग्जाम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जबकि क्या होता है, एक बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व जो है वो कहां होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो कौन सा वॉल्व कहां पर होता है, प्लीज बेटा भूलना नहीं, एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है, याद रखेंगे। तो मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, ठीक है, क्लियर। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, अब देखो राइट वेंट्रिकल कहां खुलता है, ये खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देगा, और ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा लंग्स को जाएगा इसके। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल कहां खुलेगा, ये खुलेगा एरोटा में खुलेगा, ये एरोटा में खुलेगा, और यहां से ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड यहां से जाएगा ये, ठीक है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल खुलता है कहां पर, एरोटा में खुलता है, ठीक है। इनके बीच में जो वॉल्व होता है, एंड जहां राइट वेंट्रिकल, जहां मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, एक एक वर्ड ध्यान सुनिए, पूरा जो है हम 100% बेटा एनसीईआरटी लेते चल रहे हैं, तो एकदम अटेंटिव रहिए। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। जब राइट वेंट्रिकल, मेरे साथ बोलते रहिए कि जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। यहां पे होता है सेमी लूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार होता है, इसलिए सेमी लूनर वॉल्व। लूनर मतलब चंद्रमा के लिए वर्ड यूज होते हैं, मून के लिए, तो हाफ मून से पता है सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है ना। एक दिशा में काम करता है, एक बार ब्लड थ्रो कर दिया तो वापस ब्लड, वॉल्व जो होते हैं ना, मैंने आपसे कहा था वॉल्व हमेशा वन डायरेक्शन में, वॉल्व हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो मेंटेन करते हैं, याद है ना, हमने बात की डायरेक्शन के समय, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या हुआ बेटा, अभी मैंने कहा सेमिलुनर वॉल्व होता है, जहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा वो एरोटा में पंप करेगा, वहां भी सेमिलुनर वॉल्व हमको देखने मिलेगा। वॉल्व जो होते हैं, हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, वो केवल ब्लड को एक ही डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में अलाउ करते हैं बेटा, ना एट्रिया से वेंट्रिकल में गया तो वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में नहीं जाएगा जब तक कोई वॉल्व की बीमारी ना हो। यदि वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जा रहा है तो मतलब वॉल्व की बीमारी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हम उस बीमारी को बोलते हैं क्या, रीगर्जिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिट्रल रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन बोलते हैं। तो रीगर्जिटेशन का मतलब है कि वापस से ब्लड वॉल्व खराब हो गया है, तो वैसे में फिर ऑपरेशन करके वॉल्व को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या है, मैंने कहा आपसे कि जो है वो ब्लड जो है वो हमेशा पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में वापस नहीं लौटेगा, एरोटा से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस नहीं लौटेगा, मतलब रिवर्स फ्लो, ब्लड का रिवर्स फ्लो जो है वॉल्व से नहीं होता है, एक दिशा में ही हमेशा फ्लो होता है। तो वॉल्व किसी भी तरह के बैकवर्ड फ्लो को वो रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, और द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दी हमारी, और कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। स्टेट मसल होती हैं और इनवॉलंटरी एक्शन वाली होती हैं। तो वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की तुलना में थिक होती, क्योंकि इनको जो है, जो देखो एट्रियम को तो ब्लड पंप करना है, देखो ध्यान से बात सुनो, एट्रियम को ब्लड पंप करना है सिर्फ वेंट्रिकल में, तो पतली वॉल से भी काम चलेगा, और वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है ऑर्गन में, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी में, सबसे मोटी वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी, और राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना, क्लियर। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब देखो, हार्ट जो होता है ना वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है, हार्ट जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेबल होता है, मतलब अपना इंपल्स खुद जनरेट करता है। आप चाहकर भी अपने हार्ट को बंद नहीं कर सकते। आप सोचे कि हार्ट को जो है वो बंद कर दें आप, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल सलमान खान की फिल्मों में पॉसिबल था। एक मूवी आई थी सलमान खान की किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक रोल रहता है कि वो क्या करता है, वो अपनी हार्ट बीट रोक लेता है, टिंग डाउन आता है उसमें, वो क्या बोलता हो, ऐसे कुछ आवाज निकालता है, ऐसे आवाज निकालता है कुछ ना, ठीक है। वो मतलब एक साइको टाइप का उसको क्रिमिनल दिखाया हुआ है। तो वो किक मूवी में वो जो होता है ना कि वो अपना आपको रोक लेगा, अपना हार्ट बीट जो है वो बंद कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्मों में पॉसिबल है। अदरवाइज थोड़ा भी आदमी दिमाग लगाएगा ना तो वो समझ जाएगा कि भैया ये ऑटो एक्साइटेबल टिश्यूज को आप रोक नहीं सकते। आप हार्ट बीट कम ज्यादा हो सकती है, समझ में आता है, लेकिन कम होके जो है वो रुक जाए, पूरा ईसीजी फ्लैट हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना।
तो अब ये इसका इसका अब क्या क्या बोले आपके लोग, पब्लिक को अच्छा लगता है, पब्लिक मानने तैयार है। एक मैंने जाने कौन सा फिल्म देखा था, उसमें साउथ इंडियन मूवी था, उसमें वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा होता है, तो हार्ट होता है, विलेन झगड़ा होता है, तो वो ऑपरेशन कर रहा होता है डॉक्टर वहां पे, तो वो खोला होता है पेशेंट का हार्ट, वो हार्ट उचकता है, हार्ट हाथ से गिरता है, खिड़की से होता हुआ हार्ट जाता है और सीधा जाके वो चेस्ट में जाके फिट हो जाता है। साउथ इंडियन मूवी, मतलब फेंकने की एक लिमिट होती है कि मतलब एक होता ना हद कि कहां तक फेंक सकते हैं पब्लिक, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब ये लोग बड़ा R&D किए हुए हैं कि मतलब पब्लिक को फेंको तो फेंकने में पब्लिक आ जाती है। और इस बॉलीवुड की खोज को कंटिन्यू किया हमारे नेताओं ने, फेंक के मतलब जो है वो कहां से कहां पहुंच गए लोग के। तो खैर छोड़ते बात को, अब आप मुद्दा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा इसलिए आगे बात नहीं करते भी ना। तो अभी लूट के आते वापस, तो हमने क्या कहा बेटा, जो है स्पेशल, अब देखो जो सेल्फ एक्साइटेबिलिटी होती है इसके लिए कोई नर्वस सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कार्डियक मसल्स का ही एक स्पेशल हिस्सा होता है, नोडल टिश्यू बोलते हैं। तो नोडल टिश्यू आर नॉट मेड अप ऑफ नर्व, ये कार्डियक मस्कुलेचर का ही हिस्सा होता है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं नोडल टिश्यू का मतलब क्या, चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहा हमने नोडल टिश्यू क्या। अब देखिए, अब ध्यान से देखें ये क्या काम करते हैं बेटा, ये एक्साइट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एक्साइटेबिलिटी, ये एक्साइटेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड व्हाट इज दी एक्साइटेबिलिटी का मतलब बोले तो किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा देखा, आप देख रहे हैं, आप एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है आपको कि एक साइनो ऑरिकुलर नोड दिखाई पड़ रहा है, साइनो एट्रियल नोड दिखाई पड़ रहा है आपको, SAN कह रहे हैं इसको हम। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस कर रहा है और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो अपने ऑरिकल एट्रियम को भेज रहा है, साथ साथ में ये पास कर रहा है किसको, ये पास कर रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को पास कर रहा है, AV नोड को पास कर रहा है। और ये एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो है वो थ्रू द बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ऐसे करके पूरा हार्ट में भेज रहा है पुरकिंजे फाइबर के थ्रू, और हार्ट लेफ्ट जो उससे वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में जो एक्साइटेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन होता है वो अपने आप होता है। तो हम बोलते हैं, ये इसे बोलेंगे हम पैसमेकर के। पैसमेकर मतलब वो हिस्सा है जो कि खुद एक्साइटेबिलिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आपके भोजन में, आपके फूड में, आप जो खाना खाते हो उसमें यदि नमक कम होगा ना, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। बॉडी हमारी नमक चाहती है। सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है। यानी हम कभी भी जो है, डॉक्टर लोग कभी जो है हम क्या करते हैं, हम एक जांच लिखते हैं, हम पेशेंट को एक जांच लिखते हैं हम कि पेशेंट का आप ये करा लो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम कैल्शियम, सीरम क्लोराइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, वो सबकी जांच होती है उसमें, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम के, सोडियम क्या का लेवल जो है इंपॉर्टेंट के, हाइपरनेट्रीमिया सोडियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपोनेट्रीमिया सोडियम का लेवल घट जाना, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल घट जाना। ये सब मेडिकल इमरजेंसी में कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो अभी इतनी सी बात है कि ये जो आयंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो ए पैच ऑफ द नोडल टिश्यू का एक पैच होता है जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के, देखो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आप क्या देख रहे हो, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में एक आपको नोडल टिश्यू का एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, उसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। और दूसरा ऐसा ही टिश्यू आपको दिखाई पड़ता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई पड़ता है आपको, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में होता है, इसलिए इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AV नोड इसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर, लोकेशन आपको याद रखना है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर, और नोडल फाइबर के बंडल जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं और राइट और लेफ्ट हिस्सों में आके बढ़ जाते हैं, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो इंपल्स का फ्लो, देखो आप देख रहे हो SA नोड से इंफॉर्मेशन कहां, AV नोड में आया, AV नोड से क्या हुआ बेटा, ये वास्तव में AV नोड से इंफॉर्मेशन जो है वो कहां गया, ये जो है थ्रू दी नोडल फाइबर के थ्रू जो है वो कहां गया, वो आगे पूरे हार्ट तक वो फैल गया, ठीक है ना। क्या लिखा है, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम AV नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करता हुआ कहां जाता है, ये इमर्जेस टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर जाकर जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा राइट की ओर जाएगा, एक लेफ्ट की ओर जाएगा। जो हिस्सा राइट की ओर जाएगा वो उसे राइट बंडल ब्रांच बोलेंगे, और जो लेफ्ट की ओर जाएगा उसे लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलेंगे उसे हम,
ठीक है। और इनसे बारीक बारीक फाइबर निकलते हैं और ये पूरे वेंट्रिकल में फैले होते हैं, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलस में फैले होते हैं। इन बारीक बारीक फाइबर को हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है बेटा, नहीं तो पिटाई लगेगी आप यदि भूले के। उन्हें पुरकिंजे फाइबर कहते हैं, ठीक है। यानी बारीक बारीक फाइबर जो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलस तक जाते हैं उन्हें हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। दिस फाइबर अलोंग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच आर नोन एज द बंडल ऑफ हिस। इन फाइबर को हम लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच के साथ में बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है ना। The nodal musculature has the, अब देखो मैंने आपसे कहा ना बेटा, नोडल मस्कुलेचर की खास बात क्या होती है कि दे हैव द कैपेबिलिटी। देखो आप देख रहे हैं एनिमेशन में, आपको दिखाई पड़ रहा है कैसे ये जो है वो, आप देखें आप ऐसे नोट कैसे, और ये बड़ा फास्ट ले रहा है। आप जो एनिमेशन में देख रहे हो बहुत फास्ट, तो ये इससे भी फास्ट होता है एक्चुअली। आप सोचिए ना, एक मिनट में आपका हार्ट जो है वो 72 टाइम जो है वो बीट करता है। एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम बीट करता है, 72 बार धड़कता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो है वो फास्ट काम करता है। तो एनिमेशन भी फास्ट दिखा रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है, द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल, मतलब इसमें सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, ऑटो एक्साइटेबिलिटी का फीचर होता है इसमें। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। कहने का मतलब अलग अलग हिस्से, उनमें भी ऑटो एक्साइटेबिलिटी की क्षमता होती है, पर इनका जो है वो हम कहते हैं कि इनका जो रेट होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की दर होती है वो वेरी करती है। जैसे कि जो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, एसए नोड है, साइनोएट्रियल नोड जो है, इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट के। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा, ये वो इलेक्ट्रिकल करंट है जो कोई एक्शन में कन्वर्ट होता है, जो वास्तव में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। तो 70-75 पर मिनट होता है साइनोएट्रियल नोड में के। फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इनिशिएट करने के लिए और हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को जो है वो मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसको हम पेसमेकर कहते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट है वो एवरेज, ऑन एन एवरेज 72 टाइम पर मिनट धड़कता है, लेकिन इसका रेंज होता है 70 से लेकर 75 होता है, ठीक है, पेसमेकर हार्ट। अब आपको एक बात बताओ, ये जो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बात करते हैं, ये वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। जैसे मेरा यदि आपका मैं यदि नॉर्मल कंडीशन में मैं आपका हार्ट बीट लूं तो एक मिनट में 70 टाइम आएगा। आपने देखा भी होगा 70 बार आएगा, 72 आएगा, किसी का 80 आएगा, किसी का 70 आएगा। मेरा यदि मैं लूं तो मेरा मालूम कितना आता है, मेरा आता है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन मेरा आता है 55, 60। मेरे को जो है मेडिकली लोग क्या बोलते हैं कि मैं ब्रेडिकार्डिया में हूं, मेरा हार्ट जो है वो कम है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये कि एक जमाने में मैं खूब वर्कआउट करता था, खूब जिम किया मैंने, एक मतलब जो है काफी जिम किया हुआ। आपको हालांकि मैं गोल मटोल सा हो गया हूं अभी लॉकडाउन के चलते, तो आपको देख के लगता नहीं होगा कि सर जिम करते होंगे। तो एक जमाने में मैं कॉलेज टाइम में, उसके बाद ही मैंने काफी जिम किया हुआ है और दौड़ा भी खूब है। अभी तो क्या हो गया कि अभी कोरोना हो गया, सेकंड कोरोना, हवा में भी है, ये भी है, वो भी है। तो घर में आप सोचो कि फ्लैट में आप रहोगे, 1500 1600 1700 स्क्वायर फीट का होगा ये फ्लैट। इस फ्लैट में रहोगे आप और नीचे भी ना उतर सको, आप केवल इमरजेंसी से पेशेंट देख लेंगे, नीचे जाओ, वो भी पूरे प्रिकॉशन से, और कोई मूवमेंट आपका ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है आदमी गोल मटोल तो होगा वो। और क्या होगा क्या आदमी का, ठीक है। मतलब करते घर में भी कोशिश करते, लेकिन कितना करेगा आदमी? 1 घंटा। पहले क्या था, पहले ऑफिस जाते थे, ऑफिस में मूवमेंट, ऊपर सीढ़ी चढ़ना, नीचे सीढ़ी चढ़ना, ये करना, इधर से उधर मूव करे, तो वो एक अलग एक्टिविटी लेवल होता था। अभी एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम हो गया। फिर आप बोलोगे सर कम खाया करो ना, तो कम खाएंगे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। फिर ये कोरोना बाबू जो घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो भैया उनसे भी तो बचना पड़ता है। तो बड़ी मुसीबत है। मतलब आदमी सब मतलब थोड़ा सा लंबा समय और रह गया तो कई लोग तो ऐसे होंगे घर के दरवाजे से बाहर निकल गए, लॉकडाउन खुल गया बाहर निकलो, उनने कहा बाहर तो निकल जाए, दरवाजा छूटा पड़ रहा है, अभी कैसे बाहर निकले? तो बड़ी मुसीबत। तो खैर छोड़ते, अभी बात के लौट के आते हैं। वो ये है कि मैंने काफी वर्कआउट किया उस जमाने में, तो उससे क्या हुआ कि मेरा हार्ट रेट काफी बढ़ जाया करता उस दौरान। तो वो हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने उसको एकोमोडेट करते करते जो एथलेटिक जो होता है उसमें 55 60 वैसा आ गया। मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में कभी टर्म इंश्योरेंस के लिए कभी अप्लाई किया, बड़े अमाउंट का था वो। तो उन्होंने मेडिकल चेकअप किया, मेरा इंश्योरेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया कि इनको इंश्योरेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा भाई इनका तो जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम है इनको।
तो फिर हमने एशियन हार्ट में चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपका जो है वो यहाँ पे जो टॉप की जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे उन एशियन हार्ट हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, इशू कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा ये है कि आपका जो है हार्ट बीट नेचुरली ही कम है आपका। तो मतलब कई लोगों का, अब मैंने कुछ लोगों का देखा, कुछ का देखा मैंने कि उनका 80 के ऊपर ही आता है हमेशा, किसी का जो है वो 50-60 के आसपास चलता है। तो हालांकि ये जो है वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज बोले, एक हेल्दी व्यक्ति में, ऐसे आप हैं, आप एकदम हेल्दी हैं, परफेक्ट हैं आप, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है, तो आपका 72 होगा बेटा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या बात करते हैं हम, ये तो ऐसे नोट क्या है, वो पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं बेटा हम। अब कार्डियक साइकिल का मतलब है कि सिस्टोल डायस्टोल का मतलब क्या है, कैसे ब्लड पंप होता है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। मैं एक बार देख लूं उसका, अपने एनसीईआरटी में कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया हमारा, है ना, क्योंकि कई बार पीपीटी में कोई पॉइंट छूट जाते हैं, तो इसलिए हम उसको जो है वो इंश्योर कर ले कि कोई पॉइंट हमने डिस्कस करने से छोड़ तो नहीं दिया इसको हमने, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेते हैं, हमारे सामने है ना एनसीईआरटी में क्या दिक्कत है, एक बार चेक कर लेते हैं हम कि कुछ छूटा तो नहीं हमने, क्योंकि ये एनसीईआरटी से केवल एनसीईआरटी पढ़ा तो सकता है कि कुछ खाली खाली से नहीं, सब कवर किया है कि कुछ नहीं छूटा, ठीक है। तो खाली खाली स्थान टाइप का लगता है एक्चुअली, है ना, तभी तो रेगुलर बैच में बहुत मजा आता है। आप बोलोगे सर रेगुलर बैच के लिए प्रमोट कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं कह रहा बेटा मैं, आप जो ये रिवीजन के लिए है, इसलिए इसमें हम एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे। और मैंने पहले भी कहा ना कि इस बार क्लास स्कूल नहीं लगा, इसलिए याद रखना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। कार्डियक साइकिल, अब हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, इस पर बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखो हमारे हार्ट में 4 चेंबर है बेटा के, ठीक, ऑल दी 4 चेंबर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। यदि चारों चेंबर हमारे हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उसे बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल कंडीशन होता है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स है, सिस्टोल मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हमारा हार्ट जो है वो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में होता है, ठीक है, as the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively throughout the right and left atria. The seminal valve are closed at this stage. अब ध्यान से बात सुनिए, जब ज्वाइंट डायस्टोल का अवस्था बना हुआ है उसी समय पे क्या हो रहा है कि चूंकि हार्ट में रिलैक्स अवस्था है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है उसमें, तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो इस समय ओपन होते हैं। जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वीन से जो ब्लड आ रहा है वो कहां आ रहा है, पल्मोनरी वीन से ब्लड कहां आ रहा है, पल्मोनरी वीन से ब्लड आ रहा होता है कहां पर बेटा, गलती मत करना, पल्मोनरी वीन से ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स से आ रहा होता है। और जो वीना केवा से ब्लड कहां आ रहा होता है, वीना केवा से ब्लड आ रहा होता है कहां पे, वो आ रहा होता है राइट एट्रियम में आ रहा होता है। ये ब्लड सीधा राइट एट्रियम में गिरता है और इस समय चूंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो खुले होते हैं बेटा, इस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले होते हैं, तो ब्लड सीधा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ब्लड सीधा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और इस समय लेकिन सेमी लूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं, इस समय सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। अब ये सेमी लूनर वॉल्व कहां पर थे, ये वहां पे थे, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में प्रेजेंट थे, वहां से तो ब्लड पंप कर दिया, अब रिलैक्स हो गया है, ठीक है, तो वहां के ब्लड का बैक फ्लो होने की कोशिश करता है तो वॉल्व उसे रोक देता है। तो सेमी लूनर वॉल्व जो है, जब ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन होगी, सेमी लूनर वॉल्व बंद रहेंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेंगे, ब्लड ऊपर से एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल तक डायरेक्ट पहुंच रहा होगा, ठीक है। फिर The SA node now generate the action potential। अब SA node एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये दोनों एट्रिया को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और ये साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे हम। और इससे क्या होगा कि जो ब्लड है यानी 70% तक ब्लड जो था वो ऑलरेडी एट्रियम से वेंट्रिकल में आ चुका था डायरेक्टली। कैसे आ चुका था, वो सीधा खुला हुआ था ना, तो ओपन, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुले थे तो वेंट्रिकल ऑलरेडी फुल हो रहे थे। अब जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए तो रिमेनिंग 30% और आ गए यहाँ पे के, तो 30% ब्लड को उसने और पंप कर दिया। अब मतलब एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया, उसने ऑरिकल को जो है इंड्यूस किया, ऑरिकल ने एट्रियम ने ब्लड पंप किया, वेंट्रिकल में भेज दिया के। अब क्या हुआ बेटा, अब इसके बाद जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहां पे हुआ, एवी नोड तक पहुंच गया, एवी नोड तक पहुंच गया और एवी नोड ने इसको कहां भेजा, एट्रियो वेंट्रिकल बंडल से इसको उसने जो है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे वेंट्रिकल तक उसको भेज दिया, ठीक है। अब
वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा। अब वेंट्रिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस समय क्या होगा, इस समय जो है हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा सिस्टोल बोलेंगे। तो पहले जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए तो वेंट्रिकल रिलैक्स था, तो उस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेंगे, तो एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। लेकिन जब बेटा ध्यान से बात सुना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमको मालूम है वॉल्व में केवल एक डायरेक्शन में ही ब्लड का फ्लो हो सकता है, वॉल्व में केवल एक ही दिशा में कोई सब्सटेंस जा सकता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तेजी से खट से बंद जाएंगे, हार्ट साउंड आएगा, वो बंद हो जाएंगे, वो बंद हुए। वो अब क्या हुआ, अब इसके बाद जब वेंट्रिकल ने जोर से ब्लड लगाया तो ऊपर वाले जो ओपन वाल्व थे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वो बंद हो गए, जो क्लोज वाल्व थे वो ओपन हो गए। कौन से वाल्व ओपन हो गए, सेमीलुनर वाल्व ओपन हो गए, ठीक है। The atrium undergoes diastole coinciding the ventricular systole. The ventricular systole increases the ventricular pressure, बढ़ जाएगा इससे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो है बंद जाएंगे, ताकि बैक फ्लो जो है वो एट्रियम की ओर ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है, क्लियर। फिर वेंट्रिकल का प्रेशर चूंकि बढ़ रहा होगा, इसलिए सेमिलुनर वाल्व जो है वो ओपन होंगे, एंड जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ वाला राइट साइड का सेमिलुनर वाल्व है वो भी ओपन होगा, और लेफ्ट साइड का जो एरोटा वाला सेमिलुनर वाल्व है वो भी ओपन होगा, और ब्लड फाइनली वेंट्रिकल से कहां पहुंच जाएगा, ये बड़ी वेसल्स में, एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जो है वो पहुंच जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। दी वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, इससे क्या होगा, इससे वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम से नीचे गिर जाएगा। जैसे गिरेगा तो सेमिलुनर वाल्व जो है, अब देखो वेंट्रिकल ने ब्लड सेमिलुनर वाल्व को ओपन किया, ब्लड को आगे भेज दिया, यदि सेमिलुनर वाल्व क्लोज नहीं हुए तो ब्लड वापस आएगा। तो क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे ना, तो सेमिलुनर वाल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोक देंगे वो, और वो बंद हो जाएंगे। तो दूसरा हार्ट साउंड यहां पे आएगा, ये वाला वाल्व बंद हुआ जोर से यहां पे। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर गिर जाएगा, तो अच्छा तो फिर क्या होगा, जैसे गिरेगा तो फिर से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, वो ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि एट्रिया जो है वो वेंट्रिकल का प्रेशर नीचे कम हो गया है, और एट्रियम का प्रेशर कंपैरेटिवली अधिक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डायस्टोल में था, वहां ब्लड आ चुका था, ठीक है। क्या लिखा, as the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them. जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तब उस समय एट्रियम डायस्टोल में था, तो एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा ऊपर से, ठीक है। कहां से आ रहा होगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से और जो है वीना केवा से, तो एट्रियम में ब्लड भरा हुआ था। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हुआ तो एट्रियम में चूंकि ब्लड भरा था, तो वॉल्व पर प्रेशर पड़ा, तो वॉल्व ओपन हो गया, यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगेन ब्लड फिर से वेंट्रिकल में फ्रीली अंदर आएगा, 70% तक ब्लड ऐसे अंदर आएगा, फिर से साइकिल रिपीट होगी, फिर से एसए नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा, फिर वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बैक फ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, और सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड को आगे पंप कर देगा, साइकिल चलता रहेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार। और यही है बेटा कार्डियक साइकिल होता है, यही, ठीक है ना। इससे चूंकि साइक्लिकल इवेंट में होता है, एंड सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल एट्रिया वेंट्रिकल लगातार चल रहा होता है, साइक्लिक वे में चल रहा होता है, इसलिए इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम जो है वो बीट करता है, धड़कता है, तो इसका मतलब ये है कि एक कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड का होता है, याद रखिए, यानी क्या क्या वो 0.8 सेकंड का होता है। याद रखना बेटा कि एक बार में, अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कितना ब्लड बाहर पंप करता है, तो 70 ml के, ये एक बार में हमारा हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड को बाहर पंप करता है, जिससे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 72 टाइम करता है, तो हमने मल्टीप्लाई और 72 किया, तो तकरीबन 5 लीटर के आसपास, हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास ब्लड को वो पंप करता है, ठीक है। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल द वेंट्रिकल पंप अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड को वो पंप करता है, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किया इसको हमने किससे, 72 टाइम हार्ट बीट रहती है, मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या बोला हमने, कहा कार्डियक आउटपुट आ गया। कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है, अब ये देखो बेटा, ये दिमाग अब एनसीईआरटी में लिख दिया तो आपको फॉर्मूला दिमाग रखना है। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू, कार्डियक आउटपुट लिख लीजिए, लिख लीजिए, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रखना बेटा फॉर्मूला, ठीक है ना। देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कैन बी, अब देखो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे
कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा? आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय दी ईच वेंट्रिकल पर मिनट, यानी हर एक वेंट्रिकल से 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर पंप किया गया वो कार्डियक आउटपुट होता है। तकरीबन 5 लीटर के आसपास एक व्यक्ति में होता है। एक व्यक्ति का जो है में क्षमता होती है कि वो थोड़ा सा मान लो उसका हार्ट जो है वो जरूरत पड़ने पे जोर से तेजी से काम करता है, तेज कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो मतलब होता है कि वो एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम जो अल्टर हो सकता है, यहाँ पे हार्ट रेट अल्टर कर सकता है, मतलब कार्डियक आउटपुट पर भी असर पड़ता है। कार्डियक आउटपुट कैसे होता है? यदि आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच बी हायर देन द ऑर्डिनरी मैन से एक एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। ठीक है, फिर अब हार्ट साउंड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहले कौन सा, अब देखो मैं आपको इमेजिन कर चुका हूं, मैं आपको बोल चुका हूं सबसे पहले कौन सा वाल्व बंद होता है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुए थे, वेंट्रिकल कनेक्ट करना शुरू किया तो वो जोर से वाल्व बंद हो गए, वो तो हार्ट साउंड पहला आ गया। फिर उसके बाद दूसरा कौन से वाल्व बंद होते? सेमिलुनर वाल्व बंद हुए थे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स किया सेकंड हार्ट साउंड आ गया, याद रखना। ठीक है, क्या लिखा है? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड हमको सुनाई देते हैं बेटा। एक फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब होता है, लब लब LUB लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होता है। सेकंड हार्ट साउंड जो है डब जो होता है वो सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से होता है। और ये हार्ट साउंड ही हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से, मतलब स्टेथोस्कोप क्या होता है? ये दिस इज दी स्टेथोस्कोप के, इसकी हेल्प से जो है हम लोग हार्ट साउंड को ही जो है वो सुनते हैं के, यानी लब डब के। और कई बार क्या होता है, कई बार हम इसके पिछले हिस्से का भी इस्तेमाल करते हैं के, तो हार्ट साउंड को सुनने के लिए हम इसका यूज। सबसे अच्छा स्टेथोस्कोप आता है लिटमैन का, लिटमैन का सबसे अच्छा स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, मैं आपको गिफ्ट करूंगा, आप सिलेक्ट तो हो जरा अच्छे नंबर से। चलिए अब बात करते हैं, हम ईसीजी की बात करते हैं। अब हमें पता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में मालूम चल गया, हमें कार्डियक साइकिल के बारे में मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी हमको क्या बतलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस मशीन से करते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखो आपने देखा होगा टिपिकल हॉस्पिटल, अब वो बताते हैं ना कि पेशेंट दिखाते हैं हार्ट, ऐसा दिखाते हैं कि भाई हार्ट बीट चल रहा है। कभी भी फिल्म जो है वो मूवीज में जो है वो ऐसा सीन दिखाना हो तो जो है वो आपको बाकायदा मॉनिटर वगैरह वो सब दिखाते हैं। ठीक है, मॉनिटर में क्या हो रहा है, तो याद रखिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से लेते हैं। ठीक है, अब ईसीजी होता क्या है? ये बेसिकली हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है वो ग्राफ। माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कार्डियक साइकिल के दौरान होता है। ठीक, एक स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अब जिस मशीन से हम निकालते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो व्यक्ति को हमें मशीन से कनेक्ट, एक पेशेंट को हमें मशीन से कनेक्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड की आवश्यकता होती है, और एक लीड लेफ्ट और राइट रिस्ट में लगाते हैं और एक लेफ्ट एंकल में लगाते हैं। और इससे क्या हुआ, ये लगाया हमने राइट अपर लिम्ब में लगाया इसको हमने, लेफ्ट अपर लिम्ब में लगाया इसको हमने, और हमने इसको लेफ्ट लिम्ब में लगाया, लेफ्ट एंकल में लगाया इसको हमने, लेफ्ट एंकल में लगाया हमने इसको। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया नहीं बना, इसे बोलते हैं जो है वो ये ट्राइंगल होता है ना, इस ट्राइंगल के आधार पे हम जो है पूरा इलेक्ट्रिकल लीड को जनरेट करते हैं। और एक वर्ड यूज करते हैं हम मेडिकल साइंस में, इंथोवेंस ट्राइंगल के। इंथोवेंस ट्राइंगल थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, लेकिन ये इसी के बीच में वो ट्राइंगल बनता है इलेक्ट्रोड कट के। अब वो क्या है, अब यहाँ पे क्या आता है, आप बोलते हो, आप कहते हो सर फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं मेडिकल के लिए, हमको तो फिजिक्स बहुत बुरी लगती है, वेक्टर फैक्टर तो हमको बहुत ही बुरे लगते हैं। आपको बता दूं मैं, यदि आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा, दिस इज ऑल वेक्टर, ईसीजी इज ऑल अबाउट वेक्टर के, यानी जो फिजिक्स का जो वेक्टर है, जो फिजिक्स का वेक्टर का जो फंडा है ना, पूरा फंडा ईसीजी पर लागू होता है, पूरा फंडा ईसीजी पर लागू होता है ना। तो इसलिए फिजिक्स को पढ़ा करो भाई। अब आप बोलते हैं सर क्यों, अरे सर वो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं सर, है ना, ऐसा लेंस वेंस के क्वेश्चन लगा रहे हैं। भैया जो डॉक्टर होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, वो पूरा खेल लेंस का होता है उसका के। तो यदि आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है तो आपको
आई स्पेशलिस्ट बनना है तो लेंसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, फोकल लेंथ के बारे में जानकारी होना चाहिए। आंखों का लेंस आप चेंज करोगे, आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करोगे, लेंस ही नहीं पता आपको, आप लेंस का फॉर्मूला ही नहीं पता, फोकल लेंथ का मतलब नहीं मालूम, क्या कौन सा लेंस कहां लगेगा ये भी नहीं मालूम है आपको, के कहां पे लेंस फोकस करेगा ये भी नहीं मालूम है, तो कैसे मरीज का इलाज करोगे? आपको वेक्टर्स नहीं मालूम है, आपको जो है वो बेसिक्स नहीं पता है इन चीजों के, तो आप जो है वो कभी भी जो है वो कार्डियोलॉजी में काम नहीं कर पाएंगे आप। वहां तो पेसमेकर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वेक्टर सब चीजों का यूज होता है। तुम्हें मजाक लगता है फिजिक्स क्यों है? पागल थोड़ी ना ये लोग, नहीं तो हिस्ट्री ने, अब मान लो इनका मन कर रहा होता है ऐसे ही तो ये बोलते भैया इतिहास पढ़ो, अकबर के बारे में पढ़ो दो, पर अकबर को पढ़ने का मेडिकल साइंस में कोई इस्तेमाल नहीं है कि अकबर ने किस सन में क्या किया था, जोधा कौन थी, अकबर कौन थे, और जो है उनके दरबार में नवरत्न कौन थे। अब ये वो यूपीएससी में जो लोग देंगे उनके काम आएगा, अपने थोड़ी ना काम आएगा डॉक्टरी में। तो जो जो काम का है वो अब केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इतनी केमिस्ट्री सर? अरे भैया पूरी दवाई केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी टोटल 100% केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री है। अब आप बताओ मेरे को, तो ये मत सोचा करो कभी, हमेशा सोचना है कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान हमेशा काम आएगा, ऑलवेज हमेशा वो बेटा आपके काम आएगा। चलो तो ईसीजी पर बात करते हैं अभी हम ना, ठीक। अब देखो बेटा ईसीजी में कुछ सर्टेन हमको वेव्स दिखाई पड़ते हैं और हर एक वेव जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करती है। कि एक ईसीजी में टिपिकली हमको पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और हमको टी वेव दिखाई पड़ती है। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और हमको टी वेव दिखाई पड़ती है। और पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो टाइम गैप होता है, ध्यान से समझिए, पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो टाइम गैप होता है वो पीआर इंटरवल कहलाता है। और जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच में जो टाइम सेगमेंट होता है उसे हम एसटी सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो है ना भूले बिछड़े जो भाई बंधु हैं इनको भी याद रखना, पीआर इंटरवल और एसटी सेगमेंट, ठीक है ना, ठीक। पी वेव क्या शो करता है? पी वेव शो करता है, अब देखो मैं आपको बता दूं, यदि मैं ईसीजी पढ़ाने पर आऊं, मैं डॉक्टर हूं के, मैं रोज का मेरा काम है, मैं ईसीजी पढ़ाने पर आऊं तो मेरे को कम से कम मैं आपकी जो है वो आप समझ लीजिए 10 घंटा में केवल आपकी ईसीजी की क्लास होता है। सिर्फ ईसीजी की क्लास में आपकी जो है वो 10 घंटे के आसपास में आपकी ईसीजी की क्लास जो है वो ले सकता हूं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि मैं जो है एकदम, मतलब मैं आपको उसका ब्रांड नेम नहीं, किसी ने किसी समय में हम कहा कि सर आप हमको किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं क्या, तो ब्रांड इंडोर्समेंट नहीं है बेटा ये, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं कौन सा ईसीजी यूज करता हूं। दिस इज वन ऑफ द वेरी लेटेस्ट एंड एडवांस ईसीजी जो मैं जो है फॉरेन से लेके आया था कहीं से, दिखाता हूं कि कितना इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, कितना बदल गया आज के जमाने में टेक्नोलॉजी, इतना ये लीड वीड इतनी बात करें कि भाई 2 अब लिम्ब में लगाना पड़ेगा, एक लेग में, लेफ्ट लेग में लगाना पड़ेगा। आप देखिए ये ईसीजी मशीन, दिस इज दी, आपको देख के आश्चर्य होगा ये कैसी सर, ये मोस्ट एडवांस्ड ईसीजी मशीन है जो मैं यूज करता हूं, और परफेक्ट एकदम। और आपको बताऊं मजे की बात ये कि ये इसको आप जो है वो इसका जो रिपोर्ट है वो सीधा मोबाइल पे जनरेट होता है इसका, और आप पेशेंट से सीधा शेयर कर सकते हैं इमेज। और जब रिपोर्ट शेयर होता है तो उसका डायग्नोसिस भी टेंटेटिव है, हालांकि डॉक्टर को देखना पड़ता है, पर टेंटेटिव डायग्नोसिस जो है उसका जो है वो भी हमको मिल जाता है इसमें के। ये इतना सा बड़ा ईसीजी मशीन आप देखते हैं ना, उसमें बड़ा सा ईसीजी मशीन लगा होता है, बहुत सारे लीड लगे होते हैं, हालांकि वो भी बहुत ऑथेंटिक होता है, लेकिन ये जो ईसीजी मशीन है ये बिल्कुल छोटा सा ईसीजी मशीन है। अब मैं चूंकि कोई ब्रांड इंडोर्समेंट नहीं करता हूं इसलिए मैं इसका ब्रांड के बारे में बात आपसे नहीं करूंगा। एक बार मैंने बता दिया था कोई, तो किसी ने बोला कि सर आपने पैसे लेके बताया इस चीज को, तो भैया ऐसा है कि अब क्या बताएं यार, हम क्या बोले किसी को, है ना, कि क्या पैसे लिए क्या पैसे नहीं लिए, अब रखेंगे बाद में रखेंगे आराम से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है बेटा, हर चीज दुनिया में हर आदमी जो है ना पैसे के लिए नहीं करता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, अब यार तुम मुझसे मतलब मैं तुमसे बड़ा हूं यार, ठीक है, समझ लीजिए कि मतलब मेरा खुद का बेटा जो है वो जो है 12 साल का मेरा बड़ा, 13 साल का मेरा बड़ा बेटा है, तो आप लगा लीजिए नजर कि, तो ऐसा है हमने अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में इतना कर लिया बेटा कि हमको हमारे पास एक से अधिक घर है, एक से अधिक ऑफिस है, ठीक है, एक अच्छी ठीक ठाक सी कार है, वाइफ भी अच्छी सर्विस में है, 2 बेटे हैं, है ना, पिताजी हमारे जो है वो भी ठीक ठाक थे, जज थे भाई, तो ठीक ठाक है, पेरेंटल जमीन भी हमारे पास है। हम करेंगे क्या, नोट खाएंगे क्या, और हमें मालूम है अंबानी तो बन नहीं जाएंगे इससे हम, है ना। तो भैया ऐसा है हर जगह पे सर बिक गए, जो एक जगह सर बिक गए, कुछ हुआ और सर तो बिक गए सर मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं किधर किधर बेच लिया किसी ने, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। क्या होता है ये अपने दिमाग में चल रहा है सारा, ये
ये तुम्हारे दिमाग में है, तो अपने दिमाग से इसको बाहर निकालो, ठीक है? क्योंकि यार कोई संबंध भी तो कोई चीज है ना, आपके मेरे बीच कोई कनेक्शन, कोई तार कुछ तो होता होगा यार, थोड़ा तो मतलब वो तो यार, वो तो ईश्वर तो देख रहा है ना अपना। हम कुछ भी झूठ बोले सच बोले, देखिए याद रखिए हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ईश्वर जो होता है ना उसके, अब आप बोलोगे, अब तो कई लोग बोलते हैं, इसी में बोलता हूँ यार सर कोरोना इतना फैला, ईश्वर कहाँ था? मैं कहता हूँ बेटा ईश्वर हम सबके अंदर ही था। हमने जो एक दूसरे की मदद की ना वो ईश्वर ने की है। डॉक्टरों ने जो जो है रात भर सेवा की, मरीजों को के लिए कुछ कुछ किया उन्होंने, जो है वो जो है मोस्ट ऑफ देखो इतने सारे लोग, लाखों लोगों का इलाज ऐसी थोड़ी ना हवा में हो गया है, ईश्वर वहां भी था। वो जो वार्ड बॉय आता था ना सुबह सुबह सफाई करने के लिए, पूरा आप जो हॉस्पिटल में जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए, ईश्वर वहां भी था। वो जो नर्स थी वो बगैर थके तुमको दवाएं देती पेशेंट को, ईश्वर उसके अंदर भी था। जो जब हमारे शरीर में सेल्स WBC लड़ रहा था उन जो है उन वायरस से, हमारा शरीर लड़ रहा था अपने आपको जिंदा कर रखने के लिए, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो, हर शरीर का हर अंग जो है वो लड़ रहा था ना, ईश्वर उसके अंदर भी था। कहां नहीं है ईश्वर? तुम बोलोगे कि वो मंदिर में से बाहर निकले, वो मूर्ति फाड़ के बाहर निकले और बोले आके कि मैं आ गया हूं, कहां गया कोरोना बताओ? ऐसा नहीं। कि हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, एक दूसरे का हम अच्छा, तो वो ईश्वर वही है, अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, जीसस ही वही है। तो हम सोचे कि कोई चमत्कार बाहर से हुआ, नहीं होगा, वो हमारे में से हुआ। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अच्छा चैलेंज आया है, चलो हम वैक्सीन कोविशील्ड को खोज निकाला ऑक्सफोर्ड ने, ईश्वर उन लोगों के अंदर भी था। फाइजर को उन्हें अपनी दवा खोज ली, ईश्वर उन साइंटिस्ट के अंदर भी था। ये सब ईश्वर ही तो करा रहा है, इनके अंदर है। वो देखता है चैलेंज आया है, चलो हम मदद करते हैं, लोग बंदों की मदद करते हैं, बंदे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। इसीलिए हैव फेथ ऑन गॉड, अल्लाह, ईश्वर, नेचर, सन, और सबसे ऊपर मानवता, ह्यूमैनिटी। यदि हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कोई काम नहीं आएगा। हमें आज समझ में आ गया हमें कि कागज के नोट जिंदगी में मायने नहीं रखाते हैं, मायने रखाता है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण, ये चीजों का बहुत मायना है बेटा, ठीक है? चल, है ना? तो अभी हम लौट के आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अभी हम क्या बात करते हैं कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताती है, हर वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताती है। पी वेव बताती है कि इट शोज, इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलेशन ऑफ द एट्रिया। ये बताती है कि एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन के आ चुका है। मतलब पी वेव रिस्पॉन्ड करती है कब? जब एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो चुका होता है। याद रखिएगा बेटा, नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम पोलराइज कंडीशन में बोलते हैं। नॉर्मल मेम्ब्रेन जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी नहीं होती उसे पोलराइज बोलते हैं। जब उस पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर पहुंचता है तो मेम्ब्रेन की पोलरिटी बदल जाती है, मेम्ब्रेन जो है वो उसका पोलरिटी बदल जाता है, उसे हम डीपोलराइज मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? तो डीपोलराइजेशन या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इसके लिए हम डीपोलराइजेशन वर्ड भी यूज करते हैं। वहां पर हमको पी वेव हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है? फिर ये दोनों एट्रियम के जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। तो मतलब पी वेव का संबंध किससे? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का संबंध किससे होता है बेटा? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है बेटा? हमने कहा कि देयर इज ए इंटरवल, हमने कहा पीआर इंटरवल होता है। वो इंटरवल वही है जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड तक पहुंच रहा होता है, तो वो जो टाइम गैप है ना, वही वो इंटरवल है, ठीक है? उसके बाद जब एवी नोड से आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बढ़ा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, वेंट्रिकल के डीपोलेशन को शो करता है। देन इसके बाद जो मैंने कहा आपसे कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, क्यूवेब जो होता है वो बेसिकली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वो शो करता है किसको? वो शो करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वो शो करता है बेटा, ठीक है? देन हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे फिर टी वेव की बात करते हैं। यहाँ पे टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल के डी के रीपोलराइजेशन को। मतलब वेंट्रिकल वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ गया है, वो रिलैक्स हो गया, उसको टी वेव रिप्रेजेंट करता है। आप बोलोगे सर एट्रिया भी तो रिलैक्स करता है, आप बोलोगे सर एट्रियम भी तो डायस्टोल में जाता है, उसका वेव कौन सा है? एक्चुअली बेटा एट्रियम डायस्टोल में जाता है, उसका जो वेव है वो
नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब एट्रिया डायस्टोल में गया उस समय वेंट्रिकल सिस्टोल में गया, और वेंट्रिकल बड़ा होता है और उसमें काफी बड़ा मस्कुलेचर होता है, तो उसने सुपर इंपोज कर दिया, दबा दिया, इसलिए वो वेव आपको अलग से दिखाई नहीं पड़ा। यानी एट्रियल डायस्टोल का वेव कोई अलग से नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल का जो वेव होता है वो उसे सुपरसीड कर लेता है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो टी वेव जो होता है वो एक एंड सिस्टोल के एंड को बतलाता है। तो पी वेव ने शो किया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, क्यूआरएस ने शो किया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को के, और टी वेव ने वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को, या हम रीपोलराइजेशन की बात करें उसको, वो एंड ऑफ सिस्टोल को उसने इसको शो किया कि वेंट्रिकल रीपोलराइज करा है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है पी वेव। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है टी वेव। याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, ठीक। अब हम यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर काउंट कर लें तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बाय। अब देखो, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहे हैं वो बतलाता है कि कितने जो है वो आपका जो है कितने आपके जो है वो हार्ट बीट आपकी कितनी रही होगी। ठीक है ना, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट beat rate of an individual. Since ECG obtained from different individual have roughly the same shape of given lead configuration, any deviation simple shape में कोई भी डेविएशन दिखाई पड़ेगा तो वो बीमारी का सूचक होगा, वो इंडिकेट करेगा कि हार्ट में कहां प्रॉब्लम है। यदि क्यूआरएस, मैंने कहा ना आपसे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमको पता है कि देयर इज ए फिक्स पैटर्न, कि हमने पता है कि एक जो है वो ईसीजी का एक फिक्स पैटर्न होता है, और इसमें कोई भी वेरिएशन दिखाई पड़ेगा तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा कि हार्ट में कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है। ठीक है, देन कम टू द पॉइंट, डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं बेटा। अब डबल सर्कुलेशन बोले तो क्या मतलब? इसका मतलब ये मैंने कहा ना आपसे बेटा कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है वो कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो ये जो ब्लड साइकिल हो गया ये लंग्स टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है टू दी बॉडी, बॉडी से इकट्ठा होकर आता है राइट ऑरिकल में आता है। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी एंड बॉडी से राइट एट्रियम। तो ये क्या हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया ये। ठीक है, याद रखना है। द ब्लड पंप फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड एरोटा में एंटर करता है, और यहां से जो डीऑक्सीजन ब्लड, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है, वो लंग्स तक जाता है, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिलती है, और पल्मोनरी वीन से जो है ये लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जो वो आर्टरी, जिस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो है पल्मोनरी आर्टरी होती है, और जिस वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वीन होती है। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो कहां है? वो एरोटा, वो जो है वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है तो क्या होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा तो ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो एरोटा में एंटर करेगा, एरोटा से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से आर्टरियोल में, कैपिलरी में जाएगा, और पूरी बॉडी तक पहुंचेगा। ठीक है, ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। लौट के कहां आएगा? लौट के वीना के वजह से लौट के वो राइट ऑरिकल में आएगा। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, क्लियर? सिस्टमिक सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, और वेस्टेज जो है CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंस को वो लेके आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे इसके अलावा क्या होता है बेटा कि एक यूनिक टाइप का वेस्कुलर कनेक्शन देखने मिलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो है लीवर के बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। लीवर जो है जांच अधिकारी के समान काम करता है कि आपने जो कुछ भी खाया है वो सब जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो जो है इंटेस्टाइन की सभी वीन्स से इकट्ठी होकर वो लीवर तक पहुंचती है ना, लीवर तक पहुंचती है, और लीवर और जो ब्लड आया है उसको चेक करता है। इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हम इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पे? ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वीन जो होती है वो ब्लड को लेके आती है, कहां जो इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके आती है, और कहां सप्लाई करती है उसे जो है वो कहां लेती है? उसे लीवर तक वो लेके आती है। क्या लिखा है? The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके आती है ब्लड को हेपेटिक पोर्टल वेन, और इसको जो है बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सीधा ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं डाला जाता है, पहले जो है वो इंटेस्टाइन से ब्लड आता है लीवर के पास, फिर जो है लीवर उसे चेक करने के बाद आगे फॉरवर्ड करता है। ए स्मॉल अब इसी प्रकार हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वो कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल होती है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करती है। जो हार्ट अटैक होता है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही ब्लॉकेज आने पर हार्ट अटैक होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं हाउ डी कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेटेड, यानी क्या फर्क पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस करता है कार्डियक एक्टिविटी, उस पर हम बात करते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की वो अपने आप से यानी ऑटो रेगुलेटेड होता है। हार्ट में ऑटो एक्साइटेबिलिटी का फीचर होता है। नोडल टिश्यू खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं, मतलब हार्ट को चालू करने के लिए बंद करने के लिए बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो नोडल टिश्यू की हेल्प लेता है अपनी ऑटो एक्साइटेबिलिटी के लिए। और नोडल टिश्यू जो होता है वो एक मसल होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक, हार्ट इज मायोजेनिक, क्या हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक होता है। ठीक है, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो हमारे कार्डियक फंक्शंस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो रेगुलेट करता है, उसे जो है मॉडरेट करता है, मतलब कम या ज्यादा कर सकता है। न्यूरल सिग्नल जो आते हैं वो सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भाग होती है सिंपैथेटिक नर्व, उससे आते हैं। ये हार्ट बीट को अफेक्ट कर सकते हैं। जब कभी हम घबरा जाते हैं, कोई चीज को देख के डर गए हम, तो एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना वो हमारे ऊपर असर करता है। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के अकॉर्डिंग हम जो हमारी बॉडी को कैसे, जब डर होता है, फियर होता है, फाइट होता है, तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है। कभी गुस्सा तेज आता है तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और कभी किसी को कुछ बोलना हो जो कई दिनों से सालों से नहीं बोला गया हो और सच हो तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, निजी व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए, और बस इसका कोई मतलब नहीं है, इसका आगा और पीछा कुछ नहीं है, इसका समझ गए ना, इसके ना आगे कोई कहानी है ना पीछे कोई कहानी है, बस ये इतना ही वक्तव्य है कि हमारी हार्ट बीट जो है ब्रेन से बढ़ घट सकती है वो, लेकिन हमारे सोचने से नहीं होता है, वो हमारी बॉडी को क्या चाहिए रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंग होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इसलिए हिस्सा कहा जाता है कि ये कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अरे यार अब देखो ऐसा है ना कि कई तो गाने भी तो हैं ऐसे के। ठीक है, वो आप देखो दिल वाले गाने के, दिल की धड़कन, ठीक है ना, मतलब मैं एक जमाना था मैंने देखता था कि अभी तो पता नहीं, अभी के गाने तो याद भी नहीं रहते हैं। ठीक है, वो मुझे अच्छे ध्यान है कि जो है नजरें मिली दिल धड़का लव यू राजा, एक राजा मूवी थी उसका गाना है, माधुरी दीक्षित थी उसमें ना, और अनिल कपूर का ब्रदर था। ठीक, उसमें वो एक, अरे यार हमारे जमाने में अभी भी हमारा ही जमाना चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जमाना चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है, हमारा चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एक जमाना था कि जो है वो दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर बहुत फिल्में बनी। ठीक है, मतलब वो हार्ट को ऐसे कि देख के कि जो है वो, मतलब दिल, आपने समझ गए ना बात को, कि तब दिल का आदमी बहुत बेजा इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब जबकि वो सिर्फ ब्लड पंपिंग करने का ऑर्गन है, उससे का सोच समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचते आप दिमाग से ही है, नाम बेचारे दिल का लगा देते हैं। ठीक है, सोचते दिमाग से, नाम लगा देते हैं इस भोले भाले दिल का। ठीक है, जो अपना काम कर रहा है मायोजेनिक, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपना लगे मेरा नाम क्यों बदनाम करते हो। जब भी तुम्हें कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है, तो तुम इमोजी में मेरे ही इस्तेमाल कर लेते हो, ये बना दिया इमोजी, भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ठीक है, मतलब यदि हार्ड बोल सकता होता तो वो यही बोलता है कि यार तुम लोग बड़ा गड़बड़ा, थोड़ा बहुत भी साइंस नहीं पढ़ते, हर जगह पे दिल, सर मैं दिल से प्रॉमिस करता हूं। अरे दिमाग से प्रॉमिस कर भाई कि एग्जाम निकालेगा, दिमाग से प्रॉमिस कर, दिल से प्रॉमिस क्यों करता है। कई लोग बोलते हैं सर मैं दिल से बायोमेंटर से जुड़ा हुआ हूं। अरे दिमाग से जुड़ो बायोमेंटर से, भाई दिल से जुड़ने का, दिल तो तुम्हारा पंप है, उसका क्या करेंगे हम, समझ गए बात को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सुधार की शुरुआत करते हैं ऐसे ही हम। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फर्क पड़ता है उसमें बेटा, सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स जो है हार्ट रेट को वो बढ़ा सकती है। ठीक है, क्लियर। फिर हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल होते हैं, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। ये हार्ट बीट को जो है वो कम कर सकता है, कंडक्ट जो है एक्शन पोटेंशियल को, स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर भी फर्क डाल सकता है। मतलब हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अफेक्ट वो हो सकता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले मेडुलरी हार्मोन होते हैं इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी कार्डियक आउटपुट पर जो है अपना असर डालते हैं बेटा। ठीक है, फियर एंड फाइट की कंडीशन में ये काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम की, हम बात करते हैं क्या क्या होता है। नंबर 1, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा 120/80 के। अब आप बोलोगे सर मेरा 122 आया मशीन से किया मैंने,
मेरा 120 118 आ गया तो क्या मैं बीमार हूं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये तो किताबों में लिखा होता है। नॉर्मल बीपी जो है उसका अपना एक रेंज होता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अधिक हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि आप किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो इससे अधिक होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में डाल ले सकते हैं हम। उसके भी लेकिन पैरामीटर होते हैं बेटा, याद रखना। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस समय क्या प्रेशर उसको नोट करता है। और 80 जो होता है, जो नीचे वाला होता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो 120/80 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, और 80 क्या है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना। जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, अति तनाव या हाइपरटेंशन है या नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 के, यानी 140/90 मतलब 140 से ऊपर होना चाहिए उसका ब्लड प्रेशर और 90 के ऊपर होना चाहिए। तो उसे हम लेवल कर सकते हैं कि उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो होता है वो हार्ट डिजीज के लिए उससे हृदय की बीमारियां होती है, और उससे ब्रेन और किडनी पर जो है वो असर पड़ता है, वाइटल ऑर्गन पर असर पड़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए आप बिल्कुल भी जो है जो जो व्यक्ति नाक के दोनों छेद को नाक का सिलेंडर बोलता हो उस पर यकीन ना करें। आप इस पर यकीन करें कि हाइपरटेंशन के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास भी मेडिसिन होती है। दे ऑल्सो नो दी मेडिसिन, एंड BAMS वाले डॉक्टर भी जानते हैं कि उनको कौन सी सही दवा इस्तेमाल करना है जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स के पास भी मेडिसिन होती है, लेकिन बाबाओं के पास ये मेडिसिन नहीं होती, इसलिए उनके फेर में ना आए, ठीक है। आपको जब भी कभी सलाह लेना हो ना, तो आपको क्लियर कर दूं मैं कि जो बाबा रामदेव और ऐसे जो जितने बाबा है ना, ये सब योग के लिए ट्रेंड है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। तो आपको यदि आयुर्वेदिक दवाएं को आपको लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, तो प्लीज BAMS डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसके पास जाइए। BHMS डॉक्टर है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो गूगल करके मत देखिए, उसके लिए आप प्रॉपर BHMS डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। एलोपैथिक डॉक्टर जो MBBS वाले होते हैं, MD वाले होते हैं, उनके पास जाइए और उनसे ब्लड प्रेशर की सही मेडिसिन लिए। हर पैथी में ब्लड प्रेशर की दवा अवेलेबल है, लेकिन प्लीज बाबाओं के फेर में मत पड़िए, ठीक, क्योंकि वो सेहत का मामला। अब आप बोलोगे सर आपको बड़ी गुस्सा है बाबा रामदेव से, क्यों कर रहे हो? आपको जानकर आश्चर्य होगा, माय फादर लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बाबा। बल्कि इन्हीं की बात बोलूंगा मैं, कभी पहले बोला नहीं इस बात को मैंने। वो सुबह सुबह उठ के बाकायदा जो है वो भ्रामरी, भगवान जाने कौन कौन से जिनके जो आसन है वो सब किया करते थे। उनको BP का प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ था, उनको कहा गया था डॉक्टर ने, जिनको जो है डॉक्टर साहब थे एक विदिशा के अंदर, उन्होंने जो है वो कहा था कि आपको जज साहब आपको दवा लेनी पड़ेगी। ये उन्होंने उनको कुछ मेडिसिन दिया, एक टेलमिसार्टन था, एक बीटा ब्लॉकर कोई मेडिसिन था कि ये दवा लेनी पड़ेगी आपको और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। उन्होंने कोई मुक्त बटी, कोई बटी आया, बाबा रामदेव ने खूब एड किया इन लोगों ने, उन्होंने बटी लेना शुरू किया, एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दिया, और एक दिन ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, BP अनकंट्रोल्ड हो गया पूरा, और फिर हम लोग सेव नहीं कर पाए। समझ गए बात को? इसलिए बेटा प्लीज़, है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पिता दो डॉक्टर बेटे थे उनके, मैं और मेरा छोटा वाला भाई पढ़ रहा था, मैं उसमें प्रैक्टिस करता था। आप सोचिए इतना गहरा प्रभाव समाज में पड़ा हुआ है इन चीज़ों का। पहले मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता था, पर मैं आज कहता हूँ आपसे कि यदि तुमको आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए तो प्लीज़ बेटा क्वालिफाइड BAMS डॉक्टर, सरकार ने डिग्री दी है तो कुछ सोच के दे रहे होंगे ना वो, BAMS डॉक्टर के पास जाइए। यूनानी मेडिसिन की लेना है तो सड़क पर किनारे बैठे आदमी से मत लीजिए, BUMS डॉक्टर के पास जाइए। बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं कई उसमें, BHMS डॉक्टर के पास जाइए। मैं किसी डिग्री की बुराई नहीं करता बेटा, लेकिन बाबा दवा बांटने लगे और मार्केटिंग करने लगे, ये खराब है। बाबा अपना काम करे ना, बाबा तेल बेचे, आटा बेचे, समझ में आती बात, पर बाबा दवा बेचेंगे तो पब्लिक तो बोलेगी भाई आपकी दवा कैसे, कोई प्रमाण। अब देखो, आपको तो बैद्यनाथ जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, बैद्यनाथ हुआ और आपके जितने ना ये अपना डाबर हुआ, ये सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में सालों से ये कंपनियां, इनका तो कभी इतना हल्ला हुआ नहीं। लेकिन भैया बाबा की कंपनी, बाबा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन हर जगह पे करते हैं। तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, पर जिस प्रकार वो एलोपैथी के खिलाफ बोलते हैं, जब आप खुल के एलोपैथी के खिलाफ बोलते हो तो हम भी खुल के आपके बारे में बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हो। आप बोलोगे इसका क्रेस्कोस के लेक्चर से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं घर में आपको ऐसे 4 लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे BP की मेडिसिन मत लो, BP की मेडिसिन लेने से कमजोरी आती है, BP की मेडिसिन लेने से जो है व्यक्ति को जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है, कभी बंद नहीं होती है। अरे भाई समझदार आदमी, प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है, ठीक है ना, समझाइए लोगों उठ के। फिर
हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हमने बात किया बेटा के। फिर हमने अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट में इसको सीएडी बोलते हैं के। इसको हम बेटा कई बार उसके लिए हम जो है एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो वास्तव में क्या होता है कि कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल के कारण, फाइब्रस टिश्यू के कारण वहां पे एक जो है वो प्लाक जमा हो जाता है, और वो जो प्लाक होता है वो हिस्सा होता है वो आर्टरी को नैरो करता है। और बर्नौली की थ्योरम से हम जानते हैं कि जैसे पाइप पतला होगा तो लिक्विड का फ्लो बढ़ जाएगा, जब आर्टरी का डायमीटर नैरो हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड आर्टरी को जोर से, ब्लड तो बह रहा है आएगा और वहां जाके आर्टरी को डैमेज करेगा वो बार बार के, उससे कई बार प्लाक टूट जाएगा, और टूटा हुआ प्लाक जाके वो आगे आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है कि उससे हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है बेटा। ठीक है, एंजाइना का मतलब, एंजाइना को फुल फॉर्म होता है एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेक्टोरिस मतलब पेक्टोरल मसल, चेस्ट की बात करें, चेस्ट में तेज पेन होता है इसमें, और ऐसा इसलिए होता है कि हार्ट की किसी पर्टिकुलर मसल को जो है वो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है बेटा ये, और ये जो है वो मिडिल एज में और एल्डरली में मोस्ट कॉमन होता है। और ये जो है वो ये वास्तव में क्या होता है, व्यक्ति यदि जोर से दौड़ रहा है, कुछ एक्सट्रीम वर्क कर रहा है, अचानक से वो चेस्ट पेन हो गया, मतलब हार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई कम पड़ गया, इसलिए जो है वो तेज दर्द होता है, इंटेंस पेन होता है, इसे एंजाइना पेन कहते हैं, जो एक प्रकार से ये लेस ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है, और इसका संबंध कहीं ना कहीं जो है सीएडी के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, हार्ट फेलियर में व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है। लोगों को गलतफहमी है, हार्ट फेलियर नहीं होता, वो जिसमें व्यक्ति तुरंत मर जाता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट, वो होता है कार्डियक अरेस्ट होता है, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, उसको अचानक से हार्ट बंद हो गया, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये होता है हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक डिजीज है, ये क्रोनिक डिजीज होती है, धीमे धीमे हार्ट के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और पैरों में सूजन रहने लगती है। कभी देखिएगा आप कोई एल्डर, पुराने जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं, उनके पैरों में पैर देखेंगे आप तो पैरों में सूजन दिखेगी आपको। एडी आपको देखना हो, कैसे देखना कि जो एंकल होता है, एंकल के पास यदि सूजन दिखती है और दबाने पे आप प्रेस करते हो तो सूजन, तो दबाने से लगता है कुछ भरा हुआ अंदर लिक्विड सट के, तो दबाने पे प्रेस होता है, फिर छोड़ने वापस आता है, ये एंकल इडिमा है, जो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का एक सिम्टम होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से क्रोनिक डिजीज होती है, इसमें हार्ट थोड़ा जितनी इफिकेसी से काम करना चाहिए उतनी इफिकेसी से वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब है स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively through enough to meet the need of the body, it's a sometime क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं हम, क्योंकि इसमें चूंकि ब्लड पंप नहीं करता है तो इसलिए जो है लंग्स में जो है फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और कंजेशन ऑफ लंग्स भी इसका एक मेन सिम्टम होता है। तो लंग्स में कंजेशन हमको यहाँ पर देखने मिलता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी कहते हैं इसको। हार्ट फेलियर को हम कार्डियक अरेस्ट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट जो है उसमें सडनली हार्ट बीट करना बंद करता है। ठीक है, हार्ट अटैक में जो है हार्ट का मसल सडनली डैमेज कर जाता है, लेकिन कार्डियक फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में बेटा जो है वो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है एक। ठीक है, ठीक, अब यहां पे क्या है, यहां पर हमने पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हमने देखा बेटा, एक एक पॉइंट एनसाइटिक हमने यहां पे कवर किया। अब आपको डीपीपी लगाना है, रिवाइज करना है। जो रेगुलर बैच के कमांडो हैं, गलती ना करें हो, आप की नोट्स पढ़ते हैं, की नोट्स को पूरा भरिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। इंटरेक्टिव की नोट से बहुत काम आएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा बेटा इंटरेक्टिव की नोट। उसमें छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर भी देते रहिए बेटा। और दूसरी बात ये है कि आपको जो है वो सारे बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डीपीपी बेटा मिस नहीं करना है, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के अंदर दिए गए हैं। ठीक है ना, सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट।